जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों फिर एक बार अपने इस एनआरआई टीवी के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से रूबरू हूं, मुखातिब हूं, आप लोगों के बीच हूं। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस अपने इस प्लेटफॉर्म पे, जहां हम देश के बारे में चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, आपसे अपने विचारों को शेयर करते हैं, आपकी भी सुनते हैं और उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से मनमोहन मिश्रा आपके साथ अपने इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ गया हूं। आप लोगों से हमेशा की तरह अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि आप इसे अधिक से अधिक पहले अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर लें और इसे अधिक से अधिक दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। दूसरों के पास भी शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, इंडिविजुअल शेयर करें, जैसे भी जिस भी माध्यम से आप समझें इसे दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। दोस्तों हमेशा की तरह आज भी मैं हमेशा आम लोगों की तरह जो आपके बीच लेकर आते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे वो क्या कहते हैं राष्ट्रवादी मीडिया हो, कुछ एक जो बचे हुए हैं जो राष्ट्र के प्रति चिंतन करते हैं, राष्ट्र के प्रति चिंतित रहते हैं, चिंता करते हैं, आप लोगों के बीच सही बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनसे भी हटके हम आप लोगों को कुछ न कुछ अपने हर लाइव में देने की कोशिश करता हूं। हर लाइव के जरिए आपको कुछ न कुछ नई बात या हटके या जो नॉर्मली आप सोशल मीडिया में सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं या आप तक पहुंचता है, अच्छा या खराब, सच या झूठ, उनसे हटके हम आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज हमने अपने टाइमलाइन पे डाला है, अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आपसे अनुरोध के बाद कि आप अधिक से अधिक इसे लोगों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए। हालांकि जानता हूं कि आज छुट्टी का दिन है, आप आराम करने के मूड में होंगे, हो सकता है कि कहीं ऐसी जगह भी गए होंगे जहां तफरीह करने के लिए, मतलब छुट्टी बिताने के लिए, लेकिन जहां भी होंगे मोबाइल तो आपके हाथ में होगा। और अगर आप देख रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं, जो कि मैं देख रहा हूं बड़ी तेजी से आप लोग जुड़ रहे हैं, तो आपका अभिनंदन और आपका स्वागत और अनुरोध कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मेरे दोस्तों मैंने आज अपनी टाइमलाइन पे डाला था कि भारतीयों में, भारतवासियों में कभी भी अपने दुश्मन और दोस्त को समझने की समझ नहीं रही है। दोस्त और दुश्मन को समझने की समझ नहीं रही है। आप समझ रहे हैं, बड़ा साधारण सा ही शब्द है और इसे आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब हम भारतवासी कभी भी अपने दुश्मन को ही नहीं पहचान पाए,
हम अपने दुश्मन को ही नहीं समझ पाए, हम अपने दुश्मन को ही समझ नहीं पाते हैं। हम यहां तक कि हम अपने दुश्मन को दोस्त मान लेते हैं। और यही कारण रहा है कि हम हमेशा जो ये गलती करते थे, करते रहे हैं इतिहास से लेकर आज तक, कि हम दुश्मन को पहचान नहीं पाते, दुश्मन को पहचानने में भी भूल करते हैं और यहाँ तक कि गलत पहचान कर लेते हैं। एक आम पहचान से हट करके हम उन्हें, जबकि वो दुश्मन होते हैं, हम उन्हें दोस्त मान लेते हैं। और यही कारण रहा है कि हम बार बार गुलाम होते रहे हैं। कुछ एक उदाहरण दूंगा तो आप आराम से हमारी इस बात को समझ जाएंगे। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं आपके सामने बहुत से वक्ता, बहुत से लोग या जो राष्ट्रीय चिंतक हैं, वो आपके सामने, जैसे राजीव भाई स्वदेशी के कार्यकर्ता और स्वदेशी प्रचारक, उन्होंने भी कहा, बहुत से लोग आपके बीच आकर के ये बताते हैं या आप जानते हैं कि कम से कम 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया। यूं कहिए कि अंग्रेजों के हाथों मारे गए, शहीद हुए। वो फांसी के जरिए भी हुआ और गोलियों से हुआ, प्रताड़ना से हुआ, जेलों में बंद कर मारे गए, मार दिए गए। बहुत से तरह से उनको मारा गया। और 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने जब अपने प्राणों की, ऑन रिकॉर्ड 7.5 लाख के आसपास, 7,34,000 ऐसे कुछ है, तो 7.5 लाख क्रांतिकारियों के आसपास जब देश के क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब भारत आजाद हुआ। और भारत के आजाद होने के बाद हम आज उसको समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन इतिहास को तो हम जानते हैं, ये ऐतिहासिक तथ्य है। अब ये 7.5 लाख लोग जो मारे गए, जब आपको मैं बताऊंगा तब आप समझेंगे कैसे, कौन और क्यों। समझ रहे हैं ना? 7.5 लाख हमारे क्रांतिकारी मारे गए, तो कैसे, कौन और क्यों, तब आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। पहली बात तो आपके मन में साधारण सा सवाल है कि 7.5 लाख क्रांतिकारी कैसे मारे गए। तो अंग्रेजों के दमन चक्र में फंसकर मारे गए। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी, मार डाला, पकड़ करके फांसी दे दी। अंग्रेज उन्हें जेलों में बंद करके प्रताड़ना देकर मार डाले। अंग्रेज उन्हें सीधे गोलियों से उड़ा दिया। या अंग्रेज, जो आजकल प्रचलित है कुछ बाबाओं का कि ठोक दो, तो ठोक देने वाले सिस्टम में भी मारे गए कि क्या कहते हैं ना, कोई सुनवाई नहीं, मार दो, तो इस सिस्टम में भी मारे गए। और ये पुलिस उन्हीं का बनाया, पुलिस का सिस्टम, जो पुलिसिया सिस्टम है, वो अंग्रेजों का ही बनाया हुआ है। बात कुछ जो कहना चाहते हैं, कुछ और बताना चाहते हैं मेरे दोस्त आपसे, कि ये 7.5 लाख, सबसे बड़ी बात जो बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, ये 7.5 लाख क्रांतिकारी जो मारे गए, चाहे जिस भी तरीके से पुलिस के द्वारा, मतलब अंग्रेजों की पुलिस के द्वारा, पुलिस भारतीय ही होती थी, तो अंग्रेजों की पुलिस के द्वारा पकड़कर जेल में बंद कर प्रताड़ित करके मारे गए, या उन्हें फांसी दे दी गई, या सीधे गोलियों से मारा गया। जिस भी तरह से मारा गया, उसमें मेन था कि जितने भी क्रांतिकारी मारे गए, उसमें 99%
ध्यान से सुनिएगा, 99% क्रांतिकारी मुखबिरों के जरिए अंग्रेजों को सूचनाएं पहुंचाने के कारण मारे गए। चाहे चंद्रशेखर आजाद और बहुत से क्रांतिकारी, जिनके इतिहास को जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो ज्यादातर क्रांतिकारी इसलिए मारे गए कि मुखबिरों के द्वारा उनको उनकी सूचनाएं देकर पकड़वा दिया जाता था। तो अंग्रेज घेर कर पकड़ लेते थे या घेर कर जान से मार देते थे, पकड़ लेते थे तो जेल में ले जाते थे, वहां प्रताड़ना देकर मार देते थे या फिर फांसी देकर मार देते थे, उन पे अनाप शनाप मुकदमे कायम करके, या फिर एनकाउंटर में मार देते थे, मतलब सीधे सीधे मार देते थे। मेरे दोस्त, गोलियां और बंदूकें भले ही अंग्रेजों की होती थी, लेकिन वो हाथ हमेशा भारतीय ही होते थे। चाहे जेलों में प्रताड़ना देकर मारने का हो, चाहे आम पब्लिक में एनकाउंटर करके मारने का हो, चाहे उन्हें पकड़कर यातनाएं देकर मारने का, चाहे फांसी देकर मारने का, मतलब एक कानूनी प्रक्रिया, ड्रामेटिक तरीके से मारने का, इन सारी प्रक्रियाओं में 99% भारतीय ही क्रांतिकारियों को मरवाने में, मारने में, पकड़वाने में इन्वॉल्व रहते थे। अब ये बात आपको मैं क्यों कह रहा हूं और आज क्यों कह रहा हूं, आपके मन में सवाल उठेगा। ठीक है, उस समय जो परिस्थितियां थी, लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के यहां नौकरी करते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, इसलिए उनके लिए ऐसा करते रहे होंगे, उनके कहने पर मारते रहे होंगे, जैसा आज सरकार के कहने पर पुलिस आपको मारती है, आप देख रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही था। मेरा सवाल ये नहीं है मेरे दोस्त, मेरा सवाल ये है कि जो मुखबिरी करते थे अंग्रेजों की, जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, जो अंग्रेजों की दलाली किया करते थे, जो अंग्रेजों हुक्मरानों के सिपह सालार थे, या अंग्रेजों से मिलजुल करके, जिनसे रोटी बेटी का नाता था, या अंग्रेजों से मिलजुल करके भारत को लूट या लुटवा रहे थे, जब इतिहास को बारीकी से आप देखेंगे मेरे दोस्त, तो दुर्भाग्य से वही आज सत्ता में है। इतिहास को आप बारीकी से पढ़ लीजिए, इतिहास को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात जब क्रांतिकारियों की है, तो आप जब इतिहास को देखें तो इतिहास को यह देखिए कि क्रांतिकारी कौन थे, कहां से थे, भारत से थे, लेकिन कौन थे क्रांतिकारी, कौन क्रांति कर रहे थे, कौन फांसी पर चढ़े हैं, कौन किसी न किसी तरह से क्रांति के लिए लड़ाइयां लड़े हैं, देश को आजाद कराने के लिए लड़ाइयां लड़े हैं। लेकिन आज के मेरे संवाद का मूल मतलब यह नहीं है कि इतना डीप जाकर के आप इतना अध्ययन करें। आज के मेरे संवाद का जो मतलब है वो ये है कि आज भी आप सही और आप में सही और गलत की पहचान नहीं है। जो कभी क्रांतिकारियों के विरोधी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और जो भी सुभाष चंद्र बोस जो क्रांति किया करते थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनसे इत्तेफाक नहीं रखते थे, उनके विरोधी थे। और विरोधियों में भी दो तरह के थे, ध्यान से सुनिएगा। एक वो थे जो ये समझते थे
कि हम इस तरह से लड़कर नहीं, जैसे आज आपको बहुत से लोग ये शिक्षा देते होंगे कि भाई आंदोलन कीजिए, शांति से आंदोलन कीजिए, कानून अपने हाथ में मत लीजिए और शांति से आंदोलन करके आपको आपका लक्ष्य हासिल होगा। जैसे किसान का आंदोलन एक उदाहरण के लिए, कुछ लोग ऐसे थे जिनको यह लगता था कि ये ऐसे नहीं सुनेंगे, इनको मारना ठीक रहेगा, इनसे लड़ना ठीक रहेगा, अगर ये हमको मारने आते हैं तो जवाब में हम भी गोली इन पर चलाएंगे, इनको मारेंगे, इनकी गर्दनें काटेंगे। 1857 में यही हुआ था, पहली क्रांति। कई लाख अंग्रेजों के गर्दन काट दिए गए थे। और जानते हैं वो क्रांति करने वाले लोग कौन थे? ये नहीं थे, ये नहीं थे जिनको आप देख रहे हैं, पूंजीपति नहीं थे। सिर्फ और किसान और सर्वहारा, सिर्फ मजदूर और किसानों ने क्रांति की थी। सिर्फ मजदूर और किसानों ने वो लड़ाई लड़ी थी, और सिर्फ मजदूर और किसानों ने ही, यहां तक कि महिलाओं ने हंसिया और मतलब उनके पास जो हथियार थे उससे गर्दन काटे थे। हमारी महिलाओं ने युद्ध लड़ा था अंग्रेजों से। अंग्रेजों को भागने की नौबत आ गई, भागने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, लेकिन वही दलाल, वही लोग फिर से अंग्रेजों को यहां सुरक्षित शासन करने में मददगार साबित हुए। क्रांति फेल हो गई और हम फिर अगले 1857 1947 यानी 90 साल हमारी आजादी पीछे चली गई। और वैसे आप जानते हैं, अगर द्वितीय विश्व युद्ध उस समय नहीं हो रहा होता, अगर अंग्रेज हर जगह नहीं फंस गए होते, अगर अंग्रेज हर जगह उलझे नहीं होते, तो आज भी हम आजाद नहीं होते। आज की बात कर रहा हूं, आज भी हम आजाद नहीं होते, क्योंकि अंग्रेजों के साथ तो लोग खड़े थे, आपके अपने लोग खड़े थे, भारतीय खड़े थे, उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। उन्हें जैसे अवज्ञा आंदोलन का विरोध करना, क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध करना, यानी अंग्रेज ना जाएं, अंग्रेज यहीं रहें, ऐसे पक्षधर भी थे। यानी मैंने कहा कि वहां 2-3 तरह के लोग थे। एक शांति से आजादी चाहते थे, गांधी जैसे लोग। एक लड़कर आजादी लेना चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग। और एक आजादी चाहते ही नहीं थे, उनका कुछ और तर्क था। दुर्भाग्य से वही आज सत्ता में है। इतिहास को पढ़िए, अब उनके तर्क क्या थे, उनकी सोच क्या थी, उनकी समझ क्या थी, वो ऐसा क्यों सोच रहे थे, एक रिसर्च का विषय है, अलग विषय है। उसको आप अध्ययन कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो, या उनसे भी सवाल कीजिए। और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, आखिर अंग्रेजों की मुखबिरी कौन कर रहे थे? मैंने कहा कि जो लोग उस समय अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतरवा रहे थे, क्रांतिकारियों की सूचनाएं दे रहे थे, वो आज सत्ता में है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब इतिहास देखेंगे तो आपको लगेगा। मैंने जैसे एक उदाहरण मैंने दिया था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श हैं, वो अंग्रेजों के पैरोकार थे, अंग्रेजों के साथ काम करते थे, अंग्रेजों के सांसद थे, अंग्रेजों के मंत्री थे। और वो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के आदर्श हैं और वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो ऐसे लोग, ऐसे एक नहीं है, आरएसएस के जितने भी टॉप कैडर हैं, जितने भी हेगड़ेवार हुए, देवरस हुए, या जितने भी उस समय गुलामी के समय थे, यंग थे, वो सभी ऐसे हैं। सभी अंग्रेजों के पक्ष, सभी क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया था, सभी अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया था, सभी। कहने का अर्थ, जब वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, अंग्रेजों की सत्ता में बैठे थे, तो मुखबिरी तो वही कर रहे होंगे या वही करवा रहे होंगे, कोई न किसी के जरिए वही मुखबिरी करवा रहे होंगे।
आप समझ रहे हैं नहीं? आखिर मुखबिरी कौन कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, कौन कर रहा था, ये ध्यान से समझेंगे इतिहास में तो आपको सामने वो चेहरा साफ दिखेगा। जो अंग्रेजों के साथ थे, जो अंग्रेजों के राय साहब थे, जो अंग्रेजों के दुलारे प्यारे थे, जो अंग्रेजों के उठक बैठक थे, जो अंग्रेजों के की सत्ता में शामिल थे, मेरे दोस्त वही तो मुखबिरी करेंगे और करवाएंगे। अंग्रेजों के क्या कहते हैं, आप इतिहास पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे दोस्त जब आपको ये बात समझ में आ जाती है या आ रही है या आ जाएगी, जब आप इतिहास को पढ़ेंगे आपको ये दिखेगा कि वो वही लोग थे जो आज सत्ता में बैठे हैं। अंग्रेजों के पैरोकार, अंग्रेजों के साथ मिलजुल कर काम करने वाले, अंग्रेजों के सिपह सालार, अंग्रेजों द्वारा अपनों के मरवाने वाले। उदाहरण के लिए मैं इतिहास में एक एक चीज मैं आपको मूल बता रहा हूं, एक एक चीज को। जैसे मान लो भगत सिंह ने खुद गिरफ्तारी दी थी, जब वो जेल में उन पर मुकदमा चला तो मुकदमे में भगत सिंह के खिलाफ लड़ने वाले कौन थे? वो भी आरएसएस के थे। भगत सिंह को फांसी देने के, भगत सिंह की गवाही करने वाले कौन थे, उनके खिलाफ गवाही करने वाले कौन थे? वो भी आरएसएस के थे। तो कहने का अर्थ ये है, जो कालांतर में ये आपको समझ में आया, इसी सोच वाले लोग थे, इसी तरह की सोच, इसी तरह के सिद्धांत, इसी बीच। मैं नहीं कहता कि उस समय, उसके पहले 1925 में आरएसएस का गठन हुआ था, तो उससे पहले आरएसएस नहीं था। आरएसएस था या नहीं था, इस विचार के लोग थे। नहीं तो 1857 में इतनी बड़ी क्रांति होने के बाद फिर से अंग्रेज कैसे आ जाते, फिर से अंग्रेज आकर बस कैसे जाते? इस इतिहास को पढ़िए आप इसको जानिए कि 1857 में जो क्रांति हुई थी इसमें शामिल कौन लोग थे। और 1857 की क्रांति में 30% मुसलमान भी शामिल थे क्रांति करने में, युद्ध में, क्रांति की युद्ध में, जिन्हें कहते हैं तथाकथित मुसलमान। मैं वो सब, इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता और ये सब मानता भी नहीं, और इस पर बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मुद्दा या ये बात सिर्फ आरएसएस और बीजेपी को सूट करता है। हिंदू और मुसलमान की बात मैं नहीं करना चाहता। मैं तो सीधे ये बात कह रहा हूं कि जो अंग्रेजों के पैरोकार थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, वो कौन लोग थे, और अगर वही आज सत्ता में हैं तो वो आपको क्या दे सकते हैं, आपके लिए क्या कर सकते हैं? सवाल तो ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे दोस्त आज भी देख रहे हैं, मतलब आज अगर आप उस इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर जब आप वर्तमान में आएंगे, तो चाहे जैसी अच्छी बुरी जो भी सरकार रही है, मैं आज ये बात क्यों उठा रहा हूं और ये बात कहना क्यों चाहता हूं, क्योंकि आज भी जो आपके लिए लड़ रहे हैं उनको आप गलत समझ रहे हैं। आज भी आप दुश्मन और दोस्त में फर्क करने की समझ आज भी आप में नहीं है, माने हम भारतीयों में नहीं है। इसलिए ये मुद्दा, इसलिए ये बात मैं कहना चाहता हूं, लेकिन इसे इतिहास से मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि आप समझिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। दुश्मन को पहचानने के लिए आपको इतिहास से बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जिससे आप शिक्षा ले सकते हैं। हमारे नरेंद्र भाई भी कहते हैं,
मोदी जी की इतिहास से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो क्या सीखेंगे? यही सब सीखेंगे कि इतिहास में कौन कल्प्रिट थे, किसके कारण भारत गुलाम हुआ, किसके कारण भारत इतने दिनों तक गुलाम रहा, आजाद नहीं हो पाया, संघर्षों में बाधाएं कौन थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर के कौन रह रहे थे, अंग्रेजों वगैरह वगैरह वगैरह। जब ये सब चीजें आप जानेंगे तभी आप वर्तमान को समझ पाएंगे। और अब मैं जो असली बात कहना चाहता था वो उस मुद्दे पर मैं आता हूं। मेरे दोस्त, उस समय जो 1857 की क्रांति को फेल जिसने किया, या हमारे 7.5 लाख क्रांतिकारियों में से 99% क्रांतिकारियों की मुखबिरी करके जिन्होंने मरवाया, वो आज भी हैं और उसी तरह से काम कर रहे हैं। उनका तो चेहरा बदल गया है, सत्ता में भी है, कॉरपोरेट में भी है, और आम आदमी में क्या होंगे? आम आदमी तो तब भी ना समझ था, आज भी ना समझ है। तब भी नहीं पहचान पाता था अपने दुश्मनों को, और वो आज भी नहीं पहचान पा रहा है अपने दुश्मनों को। दुश्मन कौन है? मेरे दोस्त, आज का जो लाइव है बड़े थोड़ा सा अपर लेवल का, आईक्यू लेवल का है। इसे आप समझिए। जो मैं कहना चाहता हूं ये कि आज भी देश को लूटने और लुटवाने में जो संलग्न हैं, उन्हीं को आप अपना दोस्त समझ रहे हैं, उन्हीं को आप अपना हितैषी समझ रहे हैं। तकलीफ इस बात की है, और इसीलिए मैंने कहा, आज के टैगलाइन में मैंने लिखा कि कभी भारतीयों ने कभी अपने दोस्त और दुश्मन को समझने की, भारतीयों में कभी भी अपने दोस्त और दुश्मन को समझने की समझ नहीं रही, आज भी नहीं है। अब आते हैं वर्तमान में। मेरे दोस्त, आपको 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। 80 करोड़ का मतलब समझ रहे हैं आप? 8 4 12। अगर 120 करोड़ लोग ऑफिशियली, जो पहले के की जनगणना के अनुसार, अगर 120 करोड़ भारतीय हैं और 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, तो 80 करोड़ यानी कि 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि 80 करोड़ एडल्ट को दिया जा रहा है। तो जब 80 करोड़ एडल्ट को दिया जा रहा है, तो उनके बच्चे, बूढ़े, मतलब बच्चे और इन सबको भी मिला लोगे तो हम समझते हैं आबादी का 70 to 80% लोगों को, 80% लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। मेरे दोस्त, ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? हम अमृत काल से गुजर रहे हैं मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी के कथनानुसार हम अमृत काल से गुजर रहे हैं, और देश जो है विश्व गुरु बन ही चुका है, अनाउंस करना बाकी रह गया है। आप देख रहे हैं 100 स्मार्ट सिटी बन चुकी है, सबको 15-20 लाख मिल चुका है, सबको रोजगार, भारत में अब कोई बेरोजगार नहीं है, सबको रोजगार मिल चुका है। 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात जो कही थी, 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने का, यानी लगभग 16 से 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, तो 16 से 20 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिल चुका है। कुछ लोग स्वयं जो है विकास कर चुके हैं, स्किल इंडिया और दूसरी बहुत सी इंडिया है, उसके जरिए। तो 80 करोड़ लोग, यानी कि 70 to 80%, 75 to 80% लोग कौन है जो 5 किलो अनाज की भीख ले रहे हैं? और जानते हो,
कल नरेंद्र मोदी ने अपने पेज से उन्होंने इसे बड़े गर्व से ये लिखा था, मतलब पोस्टर बनाकर डाला था अपने पेज पे कि 80 करोड़ लोगों को ये दे रहे हैं, गर्व से। जिस बात के लिए हमें शर्म से डूब मरना चाहिए, उसे गर्व से लिख करके डाला गया या ट्वीट किया गया या लोगों को इसके सामने परोसा गया कि हम आपको 5 किलो की भीख दे रहे हैं, मुफ्त में 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग, यानी 75 to 80% लोग भारत के। अब इसे आप गर्व से देखेंगे या शर्म से डूब मरेंगे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और वो कौन लोग हैं जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं फ्री में, 5 किलो अनाज की भीख ले रहे हैं फ्री में? कौन लोग हैं? उनकी क्या मजबूरी है कि वो भीख लेने के लिए तैयार हैं, ले रहे हैं? किस मुसीबत में है, कैसी मुसीबत में है, क्यों? यह सोचने वाली बात है। और जब इतने लोग 5 किलो अनाज के लिए हाथ फैला रहे हैं, भीख ले रहे हैं, किसी न किसी मजबूरी के कारण, किसी न किसी कारण बस, तो आखिर ऐसा दिन क्यों आया? क्या यही विकास है? क्या इसी को हमें मान लेना चाहिए कि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर गए? क्या यही वो अमृत काल है? क्या यही वो पॉइंट की बात? ये तो हो गया वो पक्ष। और दूसरा पक्ष देखिए मेरे दोस्त, आज कारपोरेट जो है वो पूरी तरह से डाकू बन करके डाका डाल रहा है। किस पर डाका डाल रहा है? आम आदमी पर, हमारे और आप पर डाकू बन करके डाका डाल रहा है। और मैंने कहा ना कि भारतीय कभी भी अपने दोस्त और दुश्मन को समझने की समझ नहीं रखते। और हम तालियां बजा रहे हैं, आम आदमी तालियां बजा रहा है, लूट रहा है आम आदमी, लूटा जा रहा है आम आदमी, और वो तालियां बजा रहा है, खुश हो रहा है। इसीलिए मैंने आज ये टैगलाइन डाला कि हम अपने दुश्मन और दोस्त को पहचानने में की समझ नहीं रखते। आपने सुना होगा अभी आज कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कॉरपोरेट के बारे में बताया कि कैसे लूट मची हुई है, कैसे 400 से 500 कंपनियां डिफॉल्ट करके पैसे को इधर का उधर कर रही हैं। डिफॉल्ट करने के लिए मैन्युपुलेटली या डेलिबरेटली वो कंपनियां इसीलिए बनाते हैं जो इसी बात को मैं कभी मतलब हर लाइव में लगभग समझाने की कोशिश करता हूं मेरे दोस्त। उसी कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूं जिसके साथ आज सरकार खड़ी है। द पॉइंट इज, मतलब जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे वो आज कॉर्पोरेट के साथ खड़े हैं। आप और लूटा कौन जा रहा है और किसको लुटवाने में? सिर्फ आपको। मैं बोल रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि अरे यार मैं तो छोटी मोटी नौकरी करता हूं और या मैं मजदूरी करता हूं या मैं खेत में किसान हूं, तो मेरा कहां लूट रहे हैं? मैं उससे क्या मतलब है? उनके लूट और जो घोटाले हो रहे हैं उससे मेरा कहां रिश्ता है? मेरे दोस्त, अब आप इसको इस तरह से समझिए,
जितने भी अब आते हैं, सरकार तो एक दलाली का काम कर रही है। जो अंग्रेजों के साथ उस समय उनके राय साहब बने या उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ मिले हुए थे, माने आरएसएस और इस तरह के लोग, या उसके पहले जो इस विचारधारा के लोग, इस सोच के लोग कि नहीं अंग्रेज ही सही हैं, वो रहेंगे तो ठीक है, उनका रहना जरूरी वगैरह वगैरह। लेकिन जो असली बात जो आज हो रहा है, कारपोरेट के नाम पे अडानी और अंबानी देश को लूट रहे हैं। वो देश को नहीं लूट रहे, देश मतलब आप, और वो लूट किसको रहे हैं? आपको। जब मैं आप कहूंगा तो आप फिर सोचने लग जाएंगे कि मैंने कहा ना अभी कि आप तो सोचेंगे आप, मैं मजदूर हूं, मैं किसान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा कहां लूट रहे हैं? मेरे दोस्त, वो सिर्फ और सिर्फ आपको लूट रहे हैं, और आपके लूट में सब मिलकर के, मतलब मिल बांट के खा रहे हैं। कौन कौन? ये कारपोरेट लूट रहा है, और कॉरपोरेट और जो चारों लोकतंत्र के खंबे हैं, सब मिल बांट करके खा रहे हैं। लूटने वाला सिर्फ और सिर्फ आम आदमी यानी आप हैं, और कोई नहीं। किसी को नहीं लूटा जा रहा है। अब किसी को नहीं लूटा जा रहा है कैसे, मैं ये आपको बता दूं। देखिए, जो टॉप कॉरपोरेट है, यानी अडानी अंबानी या फिर उनके जैसे 100 200 500 लोग, 1000 लोग जो भी हैं, जो टॉप कॉरपोरेट है, उसका 1 रुपया भी बैंक में जमा नहीं रहता। वो 1 रुपया भी बैंक में नहीं रखता। पूछे क्यों? मेरे दोस्त, वो तो बैंक से इतना ले चुका होता है कि उसको देने के लिए नहीं रहता उसके पास। तो वो बैंक में रखेगा क्या? वो बैंक में कुछ नहीं रखता। कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी अडानी अंबानी का आप जाकर के खाता चेक कर लीजिए, बैलेंस, मतलब उससे पूछिए कि आप अपना सेविंग्स अकाउंट दिखाइए, आप अपना ये अकाउंट, कोई भी, इट्स ए क्लियर, वेरी क्लियर पिक्चर है मेरे दोस्त। इसी में कहता हूं कि ये बातें लोग नहीं कहेंगे और मीडिया नहीं कहेगी। आज कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसमें भी ये बात आपको नहीं कही होगी। उन्होंने कारपोरेट के घोटाले को सामने लाया, लेकिन ये नहीं बताया होगा जो मैं बता रहा हूं। एक सिंगल पेनी, एक नया पैसा अडानी अंबानी बैंक में नहीं रखते। वो आपका पैसा जो एड ऑन की तरह से अपने, मतलब जो अपनी नकली संपत्ति दिखाकर उस नकली संपत्ति के नाम पे कर्ज लेते रहते हैं, और उसी कर्ज को अय्यासी से खर्च करते रहते हैं। यानी वो आपके पैसे को, आप, मैं समझ रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उस बात को समझिए। वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के पैसे को, आपके पैसे को प्रयोग कर रहे होते हैं, लूट रहे होते हैं। लूटने के बहुत से तरीके हैं। कैसे कैसे लूटते हैं आप समझिए। एक कॉरपोरेट वाला 4-5 कंपनी स्थापित करेगा, 1-2 कंपनी चलाने के लिए स्थापित करेगा, कम से कम 3 कंपनी 4 कंपनी साथ में ऐसा बनाएगा जिसको सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट करने के लिए बनाएगा। आम आदमी से आम आदमी से आईपीओ लेकर के आएगा, जैसे अभी रामदेव लाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी से वसूली करेगा, हमारे जैसे, आप जैसे लोग देंगे, और हमारे और आपके पैसे को बैंक भी हमारे और आपके पैसे को ही देगा। मैंने कहा कि 1 रुपया, एक सिंगल नया पैसा आप अगर साधारण आदमी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, तो 1,50,000, 10, 5,000, 1,500 जरूर रखे होंगे अपने बैंक में, अपने खाते में। आप से लेकर मध्य वर्ग तक और लगभग अपर मध्य वर्ग तक। अब जैसे कोई दुकान किया हुआ है, बड़ी छोटा मोटा माल चला रहा है, दुकान चला रहा है, तो कुछ बैंक से भी लिया है, कुछ जमा करके रखा है। मतलब मध्य वर्ग, या दुकानदार है, या कपड़ा व्यापारी है, या लोहा व्यापारी है, या
किसान है, वो किसी न किसी माध्यम से लोअर मध्य वर्ग, मीडियम मध्य वर्ग, अपर मध्य वर्ग नहीं, अपर तो बी बैंक से ही लिखे खाता है, ये जो तबका है वो पैसा बैंक में रखता है। जिन्हें आप कहते हैं कि वो एशिया के सबसे बड़े धनी हैं और वर्ल्ड के सबसे बड़े धनी हैं, वो बिल गेट्स के बराबर पहुंच गए हैं, वो अडानी हैं, वो अंबानी हैं, वो उनका एक सिंगल नया पैसा बैंक में जमा नहीं रहता। अब कहेंगे कि फिर वो खर्चा कैसे करते हैं, वो उनका चलता, जैसे मान लीजिए अब एक सेविंग्स अकाउंट है, एक करंट अकाउंट से, एक कंपनी अकाउंट से वो ट्रांसफर कर दिया मैनेजमेंट के नाम पे, किसी नाम पे, और वो अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया और उससे अपने परिवार का, घर का, अयासी का सब खर्च कर रहे हैं। सारा खर्च जो है वो कॉरपोरेट कंपनी जिसको चला रहे हैं वो वहन कर रहा है। उनके घर के बिजली के बिल, भाड़े से लेकर घर के राशन से लेकर के सब, उनके बाल बच्चे जो क्रेडिट कार्ड ये सब यूज करते हैं वो भी, सारे पैसे वहीं से आते हैं। अब एक बात समझिए, वो आदमी बैंक में क्या रखेगा, कहां से रखेगा? वो आदमी बैंक में थोड़ी जमा करेगा जिसकी संपत्ति 1 लाख करोड़ की है और वो 4 लाख करोड़ बैंक से उधार लेके बैठा है, तो कहां से, उसका कहां बैंक में जमा होगा? वो कहां बैंक में रखेगा? और सारा लूट, सारा खेल, सारा लूट बैंक से ही हो रहा है। तो लूटा कौन रहा है? लूट कौन रहा है? आप और हम। एक आम किसान जो गांव में रहता है, छोटी छोटी ग्रामीण बैंकों में रखता है, वो गोमती ग्रामीण बैंक है, गंगा ग्रामीण, पता नहीं कौन कौन से छोटी छोटी ग्रामीण बैंकों में, वहां से कॉरपोरेशन बैंकों में, ग्रामीण बैंकों में, इस तरह से जो रखता है, वहां से लेकर के बड़े बैंक जैसे SBI, IDBI और वगैरह वगैरह बड़े बड़े बैंक जो हैं सरकार के, सब में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पैसा रखता है। और ये इस लूट में आप आज आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके जरिए कुछ समझा होगा, मैं उससे अलग हटके ही बताऊंगा, उस पर नहीं जाऊंगा। तो जो कॉरपोरेट लूट करता है उसकी बंदरबाट वो कहां कहां जाता है? जब वो एक कॉरपोरेट, मान लीजिए एक कॉरपोरेट 1 लाख करोड़ रुपया बैंकों से, बहुत सी बैंकों से सरकार के सहयोग से फ्रॉड कर लिया, फ्रॉड कर रहा है, डेलिबरेटली कंपनी खड़ी करके और फिर उसे इसमें डाल दिया, लिक्विडेशन में डाल दिया, डिफॉल्ट कर गया और फिर वो बेच दिया, सरकार को दे दिया। जो खेल चल रहा है रुचि सोया या इस तरह का जो खेल आपको सामने आ रहा है, मैं उस खेल पर एक एक वर्ड पे नहीं जाऊंगा। ये सारे खेल क्यों होते हैं और सारे खेल के पीछे कौन होता है? सारे खेल के पीछे सरकार होती है। सरकार क्यों होती है? क्योंकि वो हिस्सा लेती है। जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में अरबों रुपए देने वाला कौन है? आपने दिया है? हमने दिया है? नहीं। कौन दिया है? वही कॉरपोरेट। और अब वो तरीका है, वो चुनावी बांड है, तो CSR फंड है, दुनिया भर के तरीके हैं जिस तरीके से उनके पास जो बैंकों से लूटा जाता है, फ्रॉड किया जाता है, डेलिबरेटली NPA कर दिया जाता है, बैंकों का पैसा लेकर के वापस नहीं किया जाता, लूट लिया जाता है। उस लूट में हिस्सेदारी कौन कौन करता है? तो पहली हिस्सेदार होती है सरकार। अब उस पर आपका ध्यान ना जाए, इसके लिए दूसरी हिस्सेदार होती है मीडिया, जिसे आज गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। और इसीलिए वही कॉरपोरेट जो इतना बड़े बड़े फ्रॉड करता है, जिसका एक पैसा, जो आपके पैसे लूटता है, वही कॉरपोरेट मीडिया घरानों को चलाता है।
तो वो आप तक सच भी पहुंचने नहीं देता। उसका काम होता है सच को छुपाना। यानी लोकतंत्र का एक और खंभा उनके पक्ष में है, यानी उस लूट को, आपके रखे हुए धन को लूट करके कॉरपोरेट लूटता है सरकार की मदद से, सरकार को भी शेयर कर, सरकार यानी जो सत्ता में बैठा होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, तो उसके जरिए लूटता है, उसको शेयर करता है, उसके खाते में, पर्सनल खाते में पैसे डालता है, फिर उसके पार्टी के खाते में पैसे डालता है, इसीलिए अपार धन आते हैं, उसी से चंदा उसी से चलता है। जो आप देखते हो, आपको भी मिलता है रैली अटेंड करने के लिए और ये सब करने के लिए, रैलियों में जाने के लिए भी आप लोगों तक पहुंचते होंगे पैसे, ऐसे ही पहुंचते हैं, वही लूट के पैसे होते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी धनी पार्टी, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बाद अगर कोई धनी पार्टी, धनी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो भारतीय जनता पार्टी है, मैं समझता हूं। मैंने ऐसे कंपेयर बता दिया, हो सकता है आगे पीछे हो। इतना धन तो इतना लूटा भी तो गया। 6 लाख करोड़ रुपया आपका लूट लिया गया, गायब कर दिया गया, राइट ऑफ कर दिया गया, माफ कर दिया गया कॉरपोरेट को। उस माफी के बदले उनको हिस्सेदारी आई। दूसरा और तरीका, एक और प्लान बनाया गया, एक और कंपनी खड़ी की गई, उसके द्वारा लूटा गया। जैसे अब लूट के लिए रुचि सोया आ रही है बाजार में आपसे पैसा मांगने, बहुत से समझदार लोग उसमें शामिल होंगे, देंगे पैसा, उसको अपने आप को लुटवाएंगे समझदार समझ करके। लूटेगा एकदम से निचला तबका वाला, जो खरीदेंगे वो तो बीच में बेच करके, जब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो बेच करके निकल लेंगे, प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। फंसेगा वो आम आदमी, लूटा जाएगा वो। अब उसको, उस पर आपका ध्यान ना जाए, आपको द कश्मीर फाइल जैसी चीजें दिखाते रहें, आपके दिमाग को भटकाते रहें, आपके दिमाग को डाइवर्ट करते रहें, इसके लिए है गोदी मीडिया, जो कि उन्हीं का है, लोकतंत्र का एक, इसके लिए है। और 3 स्तंभ, माने सरकार को उसने खरीद लिया, यानी 2 पॉइंट तो पहले ही गए, 2 खंभे तो गए लोकतंत्र के पहले ही। तीसरा बचता है ब्यूरोक्रेसी, जो सरकार को चलाती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप जानते हैं उनका क्या हाल है, तो उनको भी मैनेज किया जाता है, उनको उनके पास भी पहुंचाए जाते हैं। तो सब मिलकर के खाते हैं, सब मिलकर के मजे लेते हैं, आनंद लेते हैं। इसीलिए उनकी प्रॉपर्टी अगर आज 50,000 है तो कल 50 करोड़ हो जाएगी, परसों 5,000 करोड़ हो जाती है। ऐसे ही इसी तरह से ले दे करके, बंदर बांट करके। पैसा किसका होता है? आम आदमी का, आपका और हमारा, गरीब का, बेरोजगार का, भूखे नंगे लोगों का। अपने बुरे दिन के लिए अपनी बेटी की शादी, अपने बेटे की शादी विवाह, या पढ़ाई लिखाई, या फिर अपने माँ बाप के क्रियाकर्म, या फिर किसी, या छोटा मोटा घर के सपने देखता है, या इन सब सपनों को पूरा करने के लिए आम आदमी, एकदम से निचले तबके का आम आदमी, अप टू मध्य वर्ग की बात कर रहा हूँ, ये पूरा जो तबका होता है वही बैंकों में पैसा रखता है और वही लुटता है, वही डूबता है। लूट का यह माध्यम मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे मेरे दोस्त। एक और तरीका है जो ये सब मिलकर आपको लूट रहे हैं, और वो भी सिर्फ आपको लूट रहे हैं। एक और तरीके, दूसरा तरीका, जिसके लिए आज गोदी मीडिया या फिर कुछ भक्त ये कहते हैं कि भाई हम अगर पेट्रोल के दाम में ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल का दाम ज़्यादा दे रहे हैं, या सामान की महंगाई को झेल रहे हैं, हम
तेल का ज़्यादा दाम, खाने वाले तेल का ज़्यादा दाम, शक्कर का ज़्यादा दाम, आलू प्याज का ज़्यादा दाम, या महंगाई को हम अगर झेल रहे हैं तो वो हम विकास के लिए पैसे दे रहे हैं। आप जानते हैं ये विकास के लिए जो उनके नाम पे जो आप पैसे देते हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदते हैं आप, जैसे आप हाउस गुड्स खरीदते हैं और रेगुलर के रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं, इन सब के लिए जो आप टैक्स देते हैं, हर चीज़ पे टैक्स। अगर आप पानी की एक बोतल लेते हैं या एक बिस्कुट का पैकेट लेते हैं या एक पेन खरीदते हैं, सब पे टैक्स देते हैं आप, और उतना ही देते हैं इन सब चीज़ों। ये पेन अगर अडानी खरीदेगा तब भी उतना ही टैक्स देगा जितना आप देंगे, यानी टैक्स देते हैं आप। वो तो एक आदमी है, वो अगर ये पेन भी खरीदेगा तो कॉरपोरेट में आए पैसे, मतलब उसकी कंपनी ही उसको खरीद कर देगी। आप जानते हैं यहां तक कि उसकी बीबी बाल बच्चे के कच्चे खरीदने पड़ते हैं, खरीदते होंगे, वो भी आपके पैसे से ही वो खरीदते हैं। अय्यासी करते हुए देखते हैं, सब आपका पैसा होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे से ही वो खरीदते हैं। आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक अडानी है, अब अडानी 10-20 कंपनियों के चेयरमैन होंगे और वो कहीं डायरेक्टर होंगे, कहीं मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, कहीं प्रमोटर्स होंगे, इस तरह से। तो उनको उसके बदले में जो मिलता है पैसा, शेयर मतलब तनख्वाह के रूप में, या इस तरह से जो विड्रॉल करते हैं, वो सब आपके पैसे होते, क्योंकि कॉरपोरेट में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, जो बड़ी बड़ी मिलें, वो आपके पैसे से ही लगती हैं। उनके बाप का 1 रुपया भी नहीं लगता, उनका तो 1 रुपया भी नहीं लगता। चलिए, वो एक पक्ष। दूसरा मैं बता रहा था कि जो आप टैक्स देते हैं, जिसको ये समझ कर देते हैं कि देश चलाने के काम आ रहा है, वो भी अय्यासी के लिए चला जाता है। कैसे? देश चलाने के लिए जो आप पैसे सोच रहे हैं कि आप देश के भले के लिए दे रहे हैं, देश को बचाने के लिए, देश को उन्नत करने के लिए दे रहे हैं, वो भी इनकी अय्यासियों में ही जाता है। अब जैसे वो कैसे अय्यासी करते हैं? पहले तो जो कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन कौन करते हैं? यही कारपोरेट वाले। जैसे एक बिस्कुट पर अगर आप, एक पेन पर, एक बिस्कुट पर, एक पानी के बोतल पर, एक किसी भी एक सामान पर अगर आप टैक्स दिए, तो वो टैक्स किसी कॉरपोरेट के पास ही जाता है। तो पहला गोलमाल, अब वो तो लुटेरा ही है, तो पहला गोलमाल तो वो पूरी ईमानदारी से जो आपने टैक्स दे दिया उसको वो सरकार तक नहीं पहुंचने देता, उसके बीच में बंदर बाट करता है। सरकार तक कितना पहुंचता है? 50 to 60%। 50 to 60% टैक्स का आपका दिया हुआ पैसा ये गोलमाल कर जाते हैं, और उस गोलमाल से फिर वही हिस्सेदारी बढ़ जाती है। यानी कुछ सरकार को जाता है, कुछ बाकी और ब्यूरोक्रेट्स, विधायिका, न्यायपालिका वगैरह वगैरह को खरीदने में, मैनेज करने में, मैनिपुलेशन करने में जाता है। यानी जो भी हो रहा है, जो लूट हो रही है, वो टोटली आप की हो रही है, और आपको लूटा जा रहा है, आपको तबाह किया जा रहा है, आपको बर्बाद किया जा रहा है। और जब हम आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं, या हमारे जैसे लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं, तो आप हमें ही गलत समझ लेते हो। यही था आज का टैगलाइन कि मेरे दोस्त, कभी भी भारतवासी यानी भारतीय कभी भी अपने दुश्मन और दोस्त को समझने की समझ नहीं रखे, या नहीं रख पाते, या नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें मतलब इतने डीप थिंक तक जाने का शायद वो, पहली बात तो एजुकेशन आड़े आ जाता है, शिक्षा आड़े आ जाती है, उनको उतना नॉलेज ही नहीं है। अब ये एक मजदूर, एक आम आदमी, एक किसान, एक मजदूर, एक आम आदमी इतनी दूर तक कैसे तथ्य निकाल पाएगा, सोच पाएगा,
कैसे सोचेगा, कैसे समझेगा? उसे तो 5 किलो का भीख ही बहुत है, उसी में वो अमीर हो गया। वो सोचता होगा 5 किलो, हम 5 आदमी हैं घर में, चलो अगर 25 किलो महीने का मिल गया तो थोड़ा बहुत और घर में है, सब मिला जुला कर थोड़ा बहुत बेच करके थोड़ा हम अपने घर का काम कर लेंगे, घर में प्लास्टर वस्टर चढ़वा लेंगे, नहीं तो कुछ घर के लिए कर लेंगे, नहीं तो एक साइकिल खरीद लें, नहीं तो एक मोटरसाइकिल खरीद लेंगे, थोड़ा और ज़्यादा कमाई हो गई तो। मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो सोचने के लिए उतना उस लेवल पे ही नहीं है कि वो सोच पाए इनके हथकंडों को, इनके षड्यंत्र को, इनके लूट को। जब पढ़ा लिखा आदमी नहीं समझ पा रहा है, पढ़ लिख करके जो आदमी समझ नहीं पा रहा है, तो आम आदमी कहां से समझेगा मेरे दोस्त। और अब तो पूरे देश को ही अनपढ़ बनाने की ही योजना लागू हो गई है, अनपढ़ बनाया जा रहा है, पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, फिर वो कहां समझ पाएगा। यानी अगर एक बात समझो, यानी अगर कोई लूट भारत में हो रही है और किसको लूटा जा रहा है, अगर पूछिए विक्टिम कौन है, तो सिर्फ आम आदमी है। मध्य, अपर मध्य वर्ग के नीचे वाला, मध्य वर्ग तक, मिडिल मध्य वर्ग तक, अपर तो छोड़ दीजिए, वो कॉरपोरेट में शामिल हो जाता है, उसके नीचे वाला जो बैंकों पर आधारित रहता है, अपने सपने बैंकों में पैसे रखकर पूरा करना चाहता है, इस तरह के लोग, उसको लूटा जा रहा है। जिसको लूटा जा रहा है वो समझने के लिए तैयार नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वो मुखबिरी कर रहा है। जैसे कोई अगर उसको समझाने की कोशिश करता है तो उसको ही गलत समझ लेता है। जैसे मान लीजिए मैं बहुत दिनों से आपको मतलब सत्य आपके सामने ला करके आपको बताने की, आपको जगाने की, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम आपको तो जगा नहीं पाए, लेकिन अपने दुश्मन को जरूर जगा दिया। तो हमारे दुश्मनों ने मिलकर हमें 2 दिन की जेल भी करवा दी। उनको समझ में आ गया कि यार आदमी तो खतरनाक है, ये जो बोल रहा है ये सच है, अगर लोग समझेंगे, समझ में आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको डराओ। तो डराने की कोशिश की गई। मेरे दोस्त, आप तो नहीं जागे, दुश्मन जाग गए। जैसे मान लीजिए कि हम अगर एक चौकीदार की तरह बाहर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि जागते रहो, जागते रहो, आप तो नहीं जागे, चोर जाग गए। और चोर ने जो है हम हमारे चिल्लाने को बंद करने के लिए हमको ही ठोक दिया, पीट दिया, या हमको ही डरा दिया। ये स्थिति बनी हुई है। यही चीज मैंने अभी कहा, मैंने कहां से इस बात को शुरू की थी मेरे दोस्त? मैंने ये बात शुरू की थी तब से जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी। 7.5 लाख क्रांतिकारी मारे गए थे। मारे इसलिए गए थे कि यही दलाल मुखबिर थे अंग्रेजों के, जो आज सत्ता में बैठे हैं, कॉरपोरेट में बैठे हैं, राजा बने बैठे हैं, वही दलाल थे। जो आपके 7.5 लाख क्रांतिकारियों को मरवाया, जो आपको हजारों साल गुलाम बनाए रखने में छोटे छोटे लुटेरों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, मुगलों का साथ दिया, डचों का साथ दिया, फ्रांसीसियों का साथ दिया, वही आज सत्ता में बैठकर कॉरपोरेट का साथ दे रहे हैं आपको लूटने और लुटवाने में, और जो जगा रहा है उसको सताने में, उसका मुंह बंद करने में। तो साथ कौन दे रहा है? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आप अपने दुश्मन को ना समझ करके आप दोस्त को ही दुश्मन मान ले रहे हैं। जो गलती इतिहास में आजादी की लड़ाई मतलब गुलामी काल से चली आ रही है, वो आज भी जारी है।
यही बात आज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं नहीं जानता कि आप कितना समझे कितना नहीं समझे मेरे दोस्त। आप वैसे भी, ये देश बड़ा समझदार है, हमसे कई गुना ज़्यादा समझदार है, और हम तो एक आम आदमी हैं, आम नादान आदमी हैं। अपनी बातें आप तक लाते हैं, पहुंचाने की कोशिश करते हैं, समझाने बताने की कोशिश करते हैं, हम अपना धर्म पूरा करते हैं। सोचते हैं कि चलो अगर कुछ हम अपने क्या कहते हैं ना, मतलब हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, आपको जगाना, आपको बताना, सच आप तक पहुंचाना। अब बताइए कि मैंने जो कहा, मैंने आपसे कुछ मोटी मोटी तथ्यात्मक बातें कही कि जो आज सत्ता में हैं, जो उस समय अंग्रेजों के पैरोकार थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, अंग्रेजों के समर्थक थे, अंग्रेजों के दलाल थे, ऐसे कह सकते हैं, वही आज सत्ता में है। और इधर वो तब अंग्रेजों के साथ खड़े थे, आज कॉरपोरेट के साथ खड़े थे। ये कॉरपोरेट जो आज आपको अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट के रूप में दिखाई दे रहे होंगे, ये आजादी के समय भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे। इट्स ऑफिशियल, मतलब ये आप इतिहास को पलट करके पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि आपको कोई भी कॉरपोरेट घराना हथियार लेकर के अंग्रेजों से युद्ध नहीं किया है। कोई भी एक क्रांतिकारी जो मारा गया है अंग्रेजों के हाथों, 7.5 लाख क्रांतिकारी, कोई कॉरपोरेट का नहीं था। उस समय के जो कॉरपोरेट रहे होंगे, धनाढ्य लोग, जिनको धनी और पैसे वाले और धनी लोग कहा जाता था, वो तो राय साहब बने हुए थे, वो तो अंग्रेजों के दुलारे प्यारे बने हुए थे। वो कहाँ लड़ रहे थे? लड़ तो आम आदमी रहा था। 1857 में भी आम आदमी ही लड़ा था, उसके बाद भी सैकड़ों साल आम आदमी ही लड़ता रहा। आप इतिहास में जिनका नाम जानते हैं, अशफाकुल्लाह कौन थे, भगत सिंह कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, ये किस कॉरपोरेट के, किस धनी के बेटे हैं, किस धनी के बच्चे हैं? आप बताइए। नहीं, ये तब भी दलाल थे और आज भी दलाल हैं। ये तब भी आपको अंग्रेजों के हाथों लुटवाते थे, ये आज कॉरपोरेट के हाथों लुटवा रहे हैं। लुटने वाला मात्र आप हो, यानी आम आदमी। आप, मैं, आम आदमी, हर आम आदमी, भीख मांगने वाला। भीख मांगता है ना, वो भी अगर थोड़ा बहुत सोचेगा कि अगर यार और भीख मांगने लायक भी नहीं रहा उस समय, खाने के लिए भी थोड़े बहुत पैसे जमा करने की कोशिश करेगा, तो वो लुटता है। भिखारी जो अपने परिवार का पालन करने के लिए, अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, यहां तक कि अपनी आत्मा को मार कर अपना शरीर बेचती है, मानी वेश्या जिनको कह रहा हूं मैं, वेश्या भी पैसे अगर बैंक में रखती, उसे भी लूट लेते हैं ये लोग। सबको लूटते हैं तो वो भी उसी में है ना, ये उनकी भी कमाई खा जाते हैं। ये कौन है समझ रहे आप? ये कॉरपोरेट और इससे मिले हुए जो अपर लेवल के लोग हैं, चारों मीडिया के स्तंभ, ये कौन है? ये उस मतलब कीड़े की तरह हैं, जोक की तरह, जो आपको चूस रहे हैं, आपका खून चूस रहे हैं, आपको निचोड़ रहे हैं, आपके चलिए दोस्तों, मैंने अपने तरीके से आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की। आपको लगे कि मैंने सही कहा है तो लोगों तक पहुंचा दीजिएगा इसे। लोग भी देखेंगे, समझेंगे, उनको समझ में आएगा तो किसी और को आगे बढ़ाएंगे। मैं ये जानता हूं अच्छी तरह से कि अब अगर मैं यही कश्मीर फाइल की बात कर रहा होता, उसके पक्ष में बोल रहा होता, आपको उकसा रहा होता कि जाइए, देखिए, नारा लगाइए, दंगा कीजिए आप, तो बहुत से लोग जुड़ते, बहुत से लोग देखते, बहुत से लोग एक दूसरे को भेजते। लेकिन जिनको समझ में आ रही है मेरी बात, वो जरूर
ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे। अगर एक आदमी को जगाए तो भी बहुत होता है। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं जानता हूं आज छुट्टी का दिन है, आप लोग भी आराम कर रहे होंगे, और तो आराम कीजिए। जिस काम में लगे हुए हैं लगे रहिए, लूटने वालों को लूटने दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।